अगर ऑड वाले स्टीरियो सेंटर्स में टोटल काउंट करना है तो 2 टू द पावर n माइनस 1/2 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1/2, टोटल वाले पार्ट में 2 टू द पावर n माइनस 1/2 के बराबर आराम से कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही है, काउंटिंग का तरीका भी लेकिन लास्ट क्लास में बताया था, काउंटिंग भी ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो जैसे अगर मान लो कि काउंटिंग वाले पार्ट की बात करें तो अनसिमेट्रिकल का केस तो लास्ट क्लास में बोला था, बहुत ही सिंपल सा होता है। अनसिमेट्रिकल में सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, सारे पार्ट। तो उस केस में आर कन्फिग्रेशन, एस कन्फिग्रेशन, आर आर कन्फिग्रेशन, एस एस कन्फिग्रेशन, एस आर कन्फिग्रेशन, आर एस कन्फिग्रेशन, ऐसा लिख के काम कर सकते हैं। सेम चीज सिमेट्रिकल में भी कर सकते हैं। सिमेट्रिकल वाले पार्ट में सब लोगों के पास दो कायरल सेंटर्स अगर है, मतलब एन वाला पार्ट ऑड है, तो उस केस में पहले पे आर कन्फिग्रेशन, दूसरे पे आर कन्फिग्रेशन, पहले पे आर, दूसरे पे एस, पहले पे एस, दूसरे पे आर, या फिर दोनों पे एस कन्फिग्रेशन। लेकिन लास्ट क्लास में ये चीज बोला था कि अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड रहा तो सिमेट्रिकल वाले पार्ट के केस में हम लोगों के कुछ पार्ट कॉमन निकल के आएंगे जो आपस में सेम हो जाएंगे। तो अगर सेम हो जाएंगे तो उसको हम लोग अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। जैसे आर आर कन्फिग्रेशन यूनिक निकल के आएगा, एस एस कन्फिग्रेशन यूनिक निकल के आएगा, बट आर एस एस आर वाला पार्ट सेम निकल के आएगा। तो आर एस एस आर वाला पार्ट सेम निकल के आएगा तो दोनों को मिला के वन काउंट करते हुए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो उसी का स्ट्रक्चर भी नीचे बनाया था मैंने, दो पॉसिबिलिटीज। पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था, फिर उसका मिरर इमेज वाला पार्ट मेंशन किया था, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर और उसका मिरर इमेज वाला पार्ट, लेकिन नीचे के दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम निकल के आ गए थे। तो इन दोनों को हम लोग वन काउंट करते हुए चल रहे थे। कन्फिग्रेशन लिख के भी काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने का फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास, तो इसीलिए स्ट्रक्चर बना के काम मत करना, कन्फिग्रेशन लिख के काम करना, ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। और फॉर्मूला तो है ही, उसके बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। ऑप्टिकलाइजेशन का 10 ही लेक्चर हुआ है। चलो ठीक है। जैसे जब हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल में एक पार्ट थोड़ा यूनिक होता है, वहां पे हम लोग एक नया टाइप का टर्म यूज करते हैं। नया टाइप का टर्म का मतलब, जैसे मान लो एक सवाल पूछते हैं, सोच के देखना केवल तुम लोग, इस केस में कितने कैरल सेंटर्स होंगे? इस कंपाउंड में कितने कैरल सेंटर्स होने चाहिए, सोच के देखो। तुम्हारे हिसाब से इसमें 3 कैरल सेंटर होंगे, किसका आंसर अभी 3? 2 होगा। चाहे किसका आंसर 3 आया? सर बीच में जो दो कार्बन है उसमें, इस केस में 2 कैरल सेंटर दिख रहा है, पहला वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट कैरल सेंटर है, लेकिन जो अपना बीच वाला पार्ट है वो कैरल सेंटर के जैसा थोड़ी दिखाई दे रहा है। बीच वाले पार्ट में प्रॉब्लम यह है कि बीच वाले पार्ट से एक तो H और एक OH अटैच्ड है, बट लेफ्ट साइड का ग्रुप और राइट साइड वाला जो ग्रुप है ये दोनों सेम टाइप का है, तो बीच वाला पार्ट तो कैरल सेंटर नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो हम लोग CIP रूल पढ़ते हैं, तो CIP रूल वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा पार्ट और होता है जो अपने काम का बिल्कुल नहीं होता। जैसे अगर सब कुछ सेम है तो भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड के ग्रुप में एक कैरल सेंटर हो, राइट साइड के ग्रुप में एक कैरल सेंटर हो, और दोनों कैरल सेंटर का जो कन्फिग्रेशन है वो सेम ना हो। मतलब एक का कन्फिग्रेशन अगर R है, दूसरे का R है, तो दोनों का कन्फिग्रेशन सेम हो गया। बट एक का कन्फिग्रेशन R है और दूसरे का S है, तो दोनों साइड के जो कायरल सेंटर्स हैं उन दोनों कायरल सेंटर्स का कन्फिग्रेशन सेम नहीं है। तो अगर एक कायरल सेंटर वाला पार्ट की पॉसिबिलिटी है, जैसे बीच वाले पार्ट में कायरल सेंटर है जिसको रेड से मार्क किया,
एक कायरल सेंटर की अगर पॉसिबिलिटी है और उसके दोनों साइड में एक एक कायरल सेंटर्स या फिर सिमेट्रिकल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं और उसके बाद दोनों साइड के कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम नहीं है, तब उस केस में बीच वाला पार्ट फिर से कायरल सेंटर बन सकता है। और वहां पे जो हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते थे ना कि एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो फिर हायर प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर कम है तो लोअर प्रायोरिटी, उसी रूल में जब सब कुछ सेम होता है तो आर कॉन्फ़िगरेशन का प्रायोरिटी एस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट से हायर कंसिडर किया जाता है। मतलब ये भी एक सीआईपी रूल का पार्ट है जो बिल्कुल हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। आर का कॉन्फ़िगरेशन एस वाले पार्ट से हायर कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा जो हम लोग का जेड वाला पार्ट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ई वाले पार्ट से ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। मतलब जो ईजेड नोमेनक्लेचर बताया था उसके हिसाब से जेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रायोरिटी हायर कंसिडर किया जाएगा एज कम्पेयर टू ई। तो अगर सब कुछ सेम है बट सब कुछ सेम होते हुए भी दोनों साइड एक एक कायरल सेंटर्स हैं, तो उस केस में उस कायरल सेंटर के होने पे हम लोग फिर से सीआईपी रूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कायरल सेंटर्स के पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन निकालते वक्त लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले पार्ट में जो भी कायरल सेंटर्स थे उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। और इस तरह के केसेस, जैसे मान लो कि ऐसा कंसिडर करें, जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम लोग के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में आर कॉन्फ़िगरेशन है और राइट साइड वाले पार्ट में एस कॉन्फ़िगरेशन है, तब तो हम लोग बीच वाले पार्ट को एक कायरल सेंटर मानेंगे, क्योंकि दोनों साइड में एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कायरल सेंटर्स का डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर मान लो हम लोगों के लेफ्ट वाले पार्ट में और राइट वाले पार्ट में जो कायरल सेंटर्स है, इन दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन आर आर हुआ या फिर एस एस हुआ, तो अब जब कॉन्फ़िगरेशन तक सेम हो जाएगा तब उस केस में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले ग्रुप में। तब हम लोगों का जो बीच वाला कार्बन है ये कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा। तो जब हम लोग बीच वाले कार्बन की बात कर रहे हैं तो कभी कभी कायरल सेंटर के जैसा बिहेव कर रहा है, कभी कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं कर रहा। बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि इस कायरल सेंटर वाले पार्ट से अटैच्ड जो दोनों कायरल सेंटर्स है, इन दोनों कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वैसे सेंटर्स जिनका खुद का कॉन्फ़िगरेशन या जिनका खुद का कायरलिटी अपने से अटैच्ड कायरल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। तब ये वर्ड ध्यान रखना है थोड़ा, सूडो कायरल सेंटर। जिन कायरल सेंटर्स का कायरलिटी अपने से अटैच्ड कायरल सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज सूडो कायरल सेंटर। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों के पास दो कायरल सेंटर्स है और उन दोनों कायरल सेंटर्स एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं, सिमेट्रिकल टाइप के हैं। तो उन दो कायरल सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगर बीच वाले पार्ट का ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करेगा या फिर बीच वाले पार्ट के कायरल सेंटर होने या ना होने की टेंडेंसी डिपेंड करेगी, तो उस केस में हम लोग आराम से वर्ड सूडो कायरल सेंटर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कितने कायरल सेंटर्स है तो नॉर्मली दो बोलेंगे, लेकिन अगर सवाल में ये कंसिडरेशन करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर के टाइम पे हम लोग सूडो पैरल सेंटर को भी एक स्टीरियो सेंटर कंसिडर करते हुए चलेंगे। मतलब अगर हम लोग को इस सवाल को सॉल्व करना होगा तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट में जो n का वैल्यू है वो हम लोग 3 मान के चलेंगे, ना कि 2। मतलब सूडो पैरल सेंटर वाले पार्ट को स्टीरियो सेंटर में कंसिडर करते हुए चलना है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोगों को। और जैसे हम लोग मान लो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं अगर, तो इस केस में मान लो बीच में एटम चेंज कर दिया, क्लोरीन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये देखना है कि बीच वाले पार्ट से अटैच्ड दोनों जो कायरल सेंटर्स है, इन दोनों कायरल सेंटर्स वाले पार्ट में सिमिलैरिटी है कि नहीं है। तो लेफ्ट साइड का ग्रुप, राइट साइड का ग्रुप दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का ग्रुप दिख रहा है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड के कायरल सेंटर वाले पार्ट को हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले पार्ट में जो ग्रुप दे रखे हैं उन ग्रुप्स के कायरल सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सेंटर वाले पार्ट का कायरलिटी डिपेंड करेगा। तो आराम से हम लोग पहले वाले पार्ट को तो एक कायरल सेंटर मानेंगे n इक्वल टू 1, लास्ट वाले पार्ट को n इक्वल टू 1 और बीच वाले पार्ट को हम लोग आराम से सूडो कायरल सेंटर कंसिडर करते हुए काम करेंगे, मतलब n इक्वल टू 1। तो टोटल हम लोग के पास n इक्वल टू 3 हो गया। और ये मॉलिक्यूल देख के मालूम पड़ा है कि सिमेट्रिकल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है।
तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और इस केस में n इक्वल टू 3, इसका मतलब ऑड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल n इक्वल टू 3, तो वहां से फिर ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला बताया था 2 पर पावर n-1 माइनस 2 पर पावर n-1/2 के बराबर। और मीजो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वाला पार्ट 2 टू द पावर n-1/2 के बराबर मेंशन किया था। तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 टू द पावर 3-1 मतलब 2, माइनस 2 टू द पावर 3-1/2 मतलब 2/2, मतलब 2 टू द पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा टोटल 2 के बराबर। और मीजो वाले पार्ट में 2 टू द पावर n-1/2 जो कि अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 2 के बराबर। तो टोटल अपना जो आइसोमर हो जाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका मतलब 4 के बराबर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में 4 निकल के आना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि सर जैसे इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो था ही। काउंटिंग वाला पार्ट तो एनी टाइम वैलिड होना ही होना है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग काउंटिंग की बात करते हैं, तो अगर 3 कैरल सेंटर था, तो 3 कैरल सेंटर वाले पार्ट में मान लेते हैं कि पहले तीनों पे आर कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ भाई तीनों वाले पार्ट पे हम लोग का आर कॉन्फ़िगरेशन है, एक पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या हो सकता है, तो किसी एक पे हम लोग का एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी सब पे हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं, ये आराम से पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एक पे एस कॉन्फ़िगरेशन, दो पे आर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर आर एस, या फिर आर एस आर, या फिर एस आर आर आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो एक एस की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर हम लोग दो एस वाले पार्ट की बात करेंगे। दो एस वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले, तो इस केस में सबसे पहली पॉसिबिलिटी आर एस एस ले सकते हैं, या फिर एस आर एस ले सकते हैं, या फिर एस एस आर के बराबर कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। और उसके बाद थर्ड मतलब पॉसिबिलिटी ये है तीनों एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो उस केस में तीनों एस मेंशन कर दिया। अब एक चीज देखो इसमें, जैसे अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कोई भी पार्ट कॉमन निकल के नहीं आएगा। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हर एक पार्ट एग्जैक्टली सेम ही रहे, मतलब हर एक पार्ट एग्जैक्टली यूनिक रहेगा। तो पहला स्ट्रक्चर यूनिक है, लास्ट स्ट्रक्चर यूनिक है, और दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के इनएंशोमरिक पेयर भी होंगे। अगर हम लोग ऐसा मानते हुए चले कि हम लोग का अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसके बाद अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल का स्ट्रक्चर लेके ही चलते हैं, तो उस केस में ये जो पार्ट है ये भी देख के मालूम पड़ रहा होगा कि यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक भी है और इनेंशोमर भी है। आर आर एस और नीचे एस एस आर, तो आर का मिरर इमेज एस हो जाएगा, आर का मिरर इमेज एस हो जाएगा, एस का मिरर इमेज आर, इसका मतलब इनेंशोमर है। फिर इसके बाद आर एस आर, ये भी पार्ट अपना इनेंशोमरिक पेयर हो जाएगा, और एस आर 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 एस एस, ये भी पार्ट अपना इनेंशोमरिक पेयर हो जाएगा। तो जब हम लोगों का अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, तो अनसिमेट्रिकल वाले केस में हर एक कॉन्फ़िगरेशन यूनिक रहेगा, तो उसमें कोई भी पार्ट कॉमन निकल के नहीं आएगा। तो इसका मतलब आराम से हम लोग इनेंशोमरिक पेयर टोटल 4 बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स वाले पार्ट 8 के बराबर बना सकते हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिकल पार्ट है, तो सिमेट्रिकल पार्ट में कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम टाइप के निकल के आएंगे। सेम टाइप के निकल के आने का मतलब कुछ कुछ उसमें से कॉमन होंगे, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वो देखने में अलग लगेंगे, लेकिन घुमाने के बाद एग्जैक्टली वो सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसमें कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग कॉमन पार्ट की बात करते हैं, तो कॉमन पार्ट में प्रॉब्लम एक ये है कि अभी जस्ट मेंशन किया तुम लोगों को, ये बीच वाला जो कायरल सेंटर है, ये बीच वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन या कायरलिटी डिपेंड करेगा कि आजू बाजू वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे लेफ्ट वाले पार्ट का आर कॉन्फ़िगरेशन है, राइट वाले पार्ट का आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो बीच वाला पार्ट है ये कायरल सेंटर के जैसा बिहेव ही नहीं करेगा। अगर लेफ्ट वाले पार्ट का एस कॉन्फ़िगरेशन है, राइट वाले पार्ट का भी एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो बीच वाला पार्ट फिर से कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो जब तक कायरल सेंटर नहीं होगा, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तो बात ही नहीं कर सकते, कायरल सेंटर होना मस्ट कंडीशन है। तो जैसे एक चीज देखो, इन 8 स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग पहले वाले पार्ट को काउंट करके चले, तो पहले वाले केस में एक प्रॉब्लम है, लेफ्ट वाले साइड का कॉन्फ़िगरेशन आर है, राइट वाले साइड का भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है।
तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R है तो बीच वाले पार्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर ही नहीं बन पाएगा। तो इस केस में ओवरऑल केवल 2 ही कायरल सेंटर है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो हम लोग लास्ट वाले केस की बात करते हैं, 8 नंबर वाला पार्ट, दोनों तरफ एस एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिख रहा है कि दोनों तरफ एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन ही डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ वाले पार्ट में एस एस कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ जाएगा। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग थर्ड नंबर वाले पार्ट की बात करें, तो थर्ड नंबर वाले पार्ट में भी दोनों तरफ आर आर कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब बीच वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन ही डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आराम से आर आर कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। सेम टाइप से 4, 5, 6 वाले पार्ट को कंसिडर करें, तो यहाँ वाले पार्ट में भी हम लोग का बीच वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में आर आर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सॉरी एस एस कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो इस केस में भी बीच का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन निकल के आराम से आएगा। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर जो 4 है इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के कायरल सेंटर्स में कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, तो बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। तो इस केस में स्ट्रक्चर नंबर 2, 4, 5 और 7 ये कॉन्फ़िगरेशन अपने लिए ठीक है। इसका मतलब आराम से इसको लिख सकते हैं हम लोग, आर आर एस कॉन्फ़िगरेशन अपने काम का है, एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन अपने काम का है, आर एस एस कॉन्फ़िगरेशन अपने काम का है, एस एस आर कॉन्फ़िगरेशन अपने काम का है। तो टोटल 8 कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, जो पहला कंसिडरेशन है। उसके अलावा एक चीज देखो, आर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन थर्ड नंबर वाले पार्ट में है। तो 2 ही कायरल सेंटर है, दोनों में आर आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों में हम लोग केवल एक को काउंट करेंगे, दूसरे को छोड़ सकते हैं। सिमिलर टाइप से नीचे के केसेस में एस एस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशन नहीं है, तो इन दोनों में भी किसी एक को काउंट करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। तो 4 में से 2 तो ऐसे ही गायब हो गया। उसके बाद बाकी की बात करते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले, ये सेकंड नंबर वाला पार्ट, इसको रेड से मार्क कर देते हैं, और एक ये पार्ट जिसको रेड से मार्क किया नीचे, फोर्थ नंबर वाला पार्ट। तो उस केस में हम लोगों का जो आर आर एस कॉन्फ़िगरेशन है और एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो दोनों सेम होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था सेंटर के अलोंग 180 डिग्री रोटेशन करा दो। तो अगर 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो उस केस में हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन आर आर एस बन जाएगा, जो कि यहीं के बराबर दे रखा। आर आर एस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखने में लग रहा था कि पहले एस आर आर है और ऊपर वाले केस में आर आर एस है, लेकिन एक्चुअल में सिमेट्रिकल होने की वजह से ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर से यहाँ पे केवल एक को काउंट कर पाएंगे, दूसरे वाले पार्ट को काउंट करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो उसके आगे एक और चीज दिख रहा होगा, ये दोनों पार्ट, एक काम करते इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर देते हैं, आर एस एस और एस एस आर। अगर हम लोग एस एस आर को रोटेट करेंगे सेंटर वाले कायरल सेंटर के अलोंग, मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर के अलोंग रोटेट कर देंगे, तो उस केस में हम लोग का स्ट्रक्चर आर एस एस ही निकल के आएगा, जो कि स्ट्रक्चर नंबर 5 से कॉमन है। तो अगर स्ट्रक्चर नंबर 5 से कॉमन है, इसका मतलब 5 वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन 7 नंबर वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग का पहला स्ट्रक्चर काम का है, दूसरा स्ट्रक्चर काम का है, उसके बाद तीसरा चौथा काम का नहीं है, पांचवा स्ट्रक्चर काम का है, छठा स्ट्रक्चर काम का है, सातवां आठवां काम का नहीं है। तो 8 में से केवल 4 ही स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो अपने काम के हैं, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स उसी के रिपीटिशंस थे, उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते थे। तो इस केस में काउंटिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा अगर ऑड कायरल सेंटर दिख रहा है तो काउंटिंग कभी मत करना, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को नहीं छोड़ना है। तो उस केस में फॉर्मूला अप्लाई करना, और फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से काम कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और चीज़ें रखा, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 2 है और टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव भी 2 है। तो एक कंसिडरेशन ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है। तो जैसे पहला पार्ट
आर आर कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट क्लास में ये बोला था अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आ पाएगा। इसका मतलब पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, आर के सामने आर कॉन्फ़िगरेशन। और एक और चीज दिख रहा होगा कि ये जो आर आर कॉन्फ़िगरेशन है इसका मिरर इमेज एस एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आर आर का मिरर इमेज अगर एस एस है मतलब दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दोनों एक दूसरे का इनैशोमेरिक पेयर होगा, ये आराम से कर सकते हैं। जब हम लोग सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे, मान लो इसको येलो से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस में सेकंड वाले पार्ट में आर आर एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम लोग इस कंपाउंड के बिल्कुल बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रख दें तो बीच वाला कायरल सेंटर तो कट गया और आर का मिरर इमेज एस निकल के आ जाएगा। तो अगर आर का मिरर इमेज एस निकल के आएगा तो इस चीज को हम लोग आराम से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ गया। तो एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग के नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी है। अगर हम लोग यहाँ बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री रख दें तो उस केस में भी हम लोग को आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मतलब ये आर का मिरर इमेज एस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंसिडर किया जा सकता है। तो कंपाउंड वाले पार्ट में दो ऑप्टिकली एक्टिव और दो ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल 4 स्टीरियो सेंटर वाला पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन होगा कि 8 वाले केस में अगर उसमें भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो काउंटिंग मत करना, काफी ज्यादा उसमें पॉइंट्स होंगे जो ध्यान रखने लायक होगा। उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना और फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से काम किया जा सकता है। और ये चीज तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो सूडो कैरल सेंटर वाला पार्ट है, सूडो कैरल सेंटर क्या होता है इस चीज को तो ध्यान रखना ही रखना है। तो एक काम करो, पहले तो ये छोटा सा हेडिंग डाल दो सूडो कैरल सेंटर। ये होता क्या है, हेडिंग डाल दो सूडो कैरल सेंटर। और पॉइंट नोट करना, द कायरलिटी of these chiral centers depends on the configuration of the attached chiral centers. The chirality of these chiral centers depends on the configuration of the attached chiral centers. हम लोग के कंपाउंड में जो कायरल सेंटर दे रखा है उससे अटैच्ड कायरल सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कायरल सेंटर एक्टिव है कि कंसिडर नहीं करना है। उस तरह के इसको हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोलते हुए काम करते हैं। और सूडो कायरल सेंटर में ये एग्जांपल एक नोट कर लो, ये एग्जांपल और इसी के जैसे और भी एग्जांपल, मतलब ध्यान रखना है अगर तुमको दिख रहा है कि 3 कायरल सेंटर टाइप का स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें से एक पार्ट सिमेट्रिकल दिख रहा है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा और 3 कायरल सेंटर्स जैसे स्ट्रक्चर हैं, तो उस केस में सूडो कायरल सेंटर का केस होगा। जितने भी पॉसिबिलिटीज है रिंग के स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, वो सारे केसेस अभी डिस्कस करते चले जाएंगे हम लोग। सर तो बीच वाले को भी गिनेंगे ही हमेशा? क्या जो सूडो कायरल सेंटर है वो उसको भी गिनेंगे ही हमेशा? हाँ भाई, तो लेट आया क्या क्लास में? हाँ सर। लेट आया तो नहीं गिनेंगे। कभी ऐसे देखा है स्कूल में जब जाते हैं तो लेट वाले का अटेंडेंस काउंट नहीं किया जाता है? नहीं सर। नहीं देखा है कभी? स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है क्या? क्या सर, क्या बोले? बोल रहे हैं कि स्कूल का भी जाता है तो स्कूल में जाने पे जब जो आदमी लेट होता है उसको अटेंडेंस नहीं दिया जाता है, देखा है कभी? यस सर। उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो तुम्हारे हिसाब से तो काउंट नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज करके रखेंगे तुमको 1 घंटे। थोड़ा सा चलो भाई, ध्यान रखना है सूडो कायरल सेंटर्स को स्टीरियो सेंटर्स में काउंट करेंगे
अदरवाइज काउंट नहीं करते, ठीक है। स्टीरियो सेंटर में काउंट करेंगे, कायरल सेंटर में काउंट उसको नहीं कर रहे होंगे हम लोग। बस हम लोग जब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में उसको n = 1 कंसिडर करते हुए काम करना है। नोट कर लो ये पूरा का पूरा, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और ये नीचे RRS कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है ना, RRS, इसको लिखने के लिए जगह छोड़ देना ताकि जब फुर्सत मिले तो आराम से इसको ट्राई करके रिलेट करके देख सको। काउंटिंग वाला पार्ट सिखाया है मैंने, इसको खुद से ट्राई करना है, ये तुम्हारे प्रैक्टिस की चीज है, मेरे सिखाने से नहीं होगा, तो इसलिए इसको छापना मत यहाँ से, इसको ट्राई करना खुद से रफ में ट्राई करने के लिए, उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज बताए हैं, ताकि एक बार ये चीजें समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा ये टॉपिक, बहुत जनरल टाइप का टॉपिक है ये। और अगर हो गया हो तो फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आराम से आ सकते हैं। क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द total number of stereoisomers. Calculate the total number of stereoisomers. जो कंपाउंड्स के नाम दे रहे होंगे उन कंपाउंड्स का नाम भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे टार्टारिक एसिड है, इसका नाम ध्यान रखना है विथ स्ट्रक्चर। पहले ये देखो कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, और उसके बाद फिर आराम से उसके हिसाब से काम करना है। अच्छा हाँ, एक माइंड नोट कर लेना पेज के ऊपर में अगर हो सके तो, इन केस ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ रिंग, पेज के ऊपर में नोट कर लेना। In case of stereoisomers of cyclic structures or ring, all geometrical isomers are already counted. All geometrical isomers are already counted. तो ध्यान रखना है, जब हम लोग रिंग के स्ट्रक्चर में काउंटिंग करेंगे तो उसके इसमें अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट नहीं करना है स्टीरियो आइसोमर में। अगर सवाल केवल ये पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो लास्ट क्लास में बोला था कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा हम लोग उसका आंसर निकालेंगे काउंटिंग करके, स्ट्रक्चर वाले पार्ट को ड्रॉ करके। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर बोलेगा तो स्टीरियो आइसोमर में हम लोग काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। स्टीरियो आइसोमर वाले केस में हम लोग ये सारे के सारे कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर सारे के सारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो ऑलरेडी काउंटेड हो गए, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इन 7 क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके बाद फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। या फिर एक काम कर सकते हो, रुक जाओ और क्वेश्चन नोट कर ही लो, डिस्कशन 5-5 करके करते जाएंगे। पहले सारे क्वेश्चंस नोट कर लो।
सर ऊपर में छूट गया। एक सेकेंड, बोलते जाना, जिसका जो क्वेश्चन छूटा है बोलते जाना। 8 नंबर से। 8 नंबर, एक सेकेंड। 4th नंबर। अरे 4th नंबर छूटा हुआ है तेरा। चल एक काम कर, क्वेश्चन लिखने दे पहले मेरे को। चलो बोलते जाओ, जो भी क्वेश्चन है उसके बाद। 4th 8 नंबर। एक सेकेंड, पहले 4 देख लो। हो गया सर। 8 नंबर देख लो। हो गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और स्ट्रक्चर ढंग से नोट करना। 15, 16, 17, 18, सर 1 नंबर दिखाइए ना। अब अलग दुनिया में। हो गया सर। 17, 18 देख लो भाई। 19, 20, 21,
22, 23। शुरू का 10 क्वेश्चन ट्राई करो। 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
चलो अभी ध्यान दो, पहले वाले केस पे आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दो कायरल सेंटर है। अगर दो कायरल सेंटर है और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बीच से डिवाइड करने पे दोनों इक्वल पार्ट नहीं आ रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 2 पर पावर n फॉर्मूला होता है, सारे के सारे पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, 2 पर पावर 2, टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स निकल के आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में भी दो कायरल सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 2 है, लेकिन मॉलिक्यूल को बीच से जब डिवाइड करेंगे तब उस केस में दो सिमेट्रिकल पार्ट निकल के आ रहा, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स की बात कर रहे हैं। जब इवन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 पर पावर n माइनस 1 के बराबर होता है, तो 2 पर पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 पर पावर 1 बेसिकली 2 आएगा। और मीजो कंपाउंड 2 पर पावर n माइनस 2 बाई 2 के बराबर होता है, तो 2 माइनस 2 0 बाई 2, मतलब 2 पर पावर 0 1 के बराबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 3 हो जाएगा। और उसके अलावा फिर हम लोग आराम से कंपाउंड में दो ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड लेके चल सकते हैं। थर्ड वाले केस को भी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था। थर्ड वाले केस में दो कायरल सेंटर्स है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ये अपना सूडो कायरल सेंटर रहेगा। तो इस केस में n इक्वल टू 3 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, और टोटल आइसोमर से पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर कर लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 के बराबर है। तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 के बराबर, माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1। तो यहाँ से टोटल आइसोमर 2 के बराबर निकल के आएंगे। और जब हम लोग मीजो वाले पार्ट की बात करेंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 के बराबर, इसका मतलब 2 होगा। टोटल आइसोमर आराम से कंसिडर कर सकते हैं 4 के बराबर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं तो 1, 2 और 3 में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। जल्दी बोलो 1, 2 और 3 में कोई डाउट है तो। चलो नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में एक तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बीच से डिवीजन करने पे दोनों साइड इक्वल नहीं है, एक तरफ 2 OH है, राइट साइड में 3 OH है। और टोटल हम लोगों को 4 कायरल सेंटर दिख रहा है यहाँ पे, केवल टोटल 4 कायरल सेंटर। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 2 पर पावर 4, इसका मतलब आइसोमर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में दो कायरल सेंटर दिख रहा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बीच से डिवीजन करने पे एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ब्रोमीन आ रहा। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो 2 टू द पावर 2, इसका मतलब टोटल 4 आइसोमर्स की बात करेंगे, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 में कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में 3 कायरल सेंटर दिख रहा और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा। तो अगर 3 कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 टू द पावर 3 मतलब 8 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में भी हम लोगों को 3 कायरल सेंटर्स दिख रहा, और 3 कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब 2 टू द पावर 3, आराम से 8 स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। सारे के सारे पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में भी 3 कायरल सेंटर है, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ OH वाला पार्ट है राइट साइड में। अगर बीच से डिवीजन करेंगे तो उसके इसमें अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा। अनसिमेट्रिकल 3 कायरल सेंटर, इसका मतलब टोटल सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे 2 टू द पावर 3, 8 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर दिख रहा और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जहाँ के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो ये भी n इक्वल टू 1 काउंट होगा। स्टीरियो सेंटर वाले पार्ट में पैरेलल सेंटर n इक्वल टू 2 में काउंट कर सकते हैं आराम से। टोटल n इक्वल टू 2 है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 2 टू द पावर 2, टोटल 4 आइसोमर्स की बात कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना इधर, एक छोटा सा कंसिडरेशन इसमें और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं काउंटिंग वाले पार्ट का। टोटल तो 4 होगा और अनसिमेट्रिकल मतलब सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। काउंटिंग कैसे कर सकते हैं ये चीज देख लो एक बार। जैसे जब डबल बॉन्ड भी है और कायरल सेंटर भी है,
तो डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस हो सकता है, पैरेलल सेंटर में आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड वाला पार्ट सिस स्ट्रक्चर में रहले या फिर ट्रांस स्ट्रक्चर में रहले, और उसके बाद सिस स्ट्रक्चर में होते हुए जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो सकता है या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो सकता है। ट्रांस स्ट्रक्चर में होते हुए जो कायरल सेंटर होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो सकता है या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो सकता है। तो सिस वाले पार्ट में टोटल 2 पॉसिबिलिटीज, ट्रांस वाले पार्ट में टोटल 2 पॉसिबिलिटीज, और क्योंकि कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव का केस होगा ही होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसमर्स आराम से 4 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। अब अनुज ये बताओ कि इन दोनों को जो मार्क किया है इसमें क्या रिलेशन होगा? आर वाला में हाँ भाई, जो एरो से मार्क किया है, ब्लू कलर वाले एरो से मार्क किया है, केवल ब्लू वाले का बताना है। वो डायस्टेरियोमर होगा आर वाला। आर वाला पार्ट डायस्टेरियोमर होगा। चलो बढ़िया, डायस्टेरियोमर होगा। क्यों, इसका रीजन आप बाद में, अच्छा क्यों है ये भी बता दे। सर नन मिरर मतलब मिरर इमेज भी नहीं होगा और वो सुपर इम्पोजिबल ये वाला भी नहीं। दोनों का आर कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन एक जगह सिस कॉन्फ़िगरेशन है, एक जगह ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। सिस ट्रांस ना ही सुपर इम्पोजिबल हो सकता है, ना ही मिरर इमेज हो सकता है। तो एक पार्ट आर कॉन्फ़िगरेशन भले ही सेम है लेकिन एक हाफ सेम नहीं है। जैसे ऐसा कंसिडर कर लो कि हम लोग का जो कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर वाले पार्ट को तो सेम रखे, लेकिन इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग एक जगह सिस है और एक जगह ट्रांस है। तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस और ट्रांस ना मिरर इमेज होगा ना सुपर इम्पोजिबल होगा। इसका मतलब आराम से डायस्टेरियोमर ले सकते हैं। तो ये जो रेड वाला पार्ट मार्क किया है एस एस वाला पार्ट, ये भी अपना डायस्टेरियोमर ही निकल के आएगा। अब यार येलो वाला पार्ट क्या होगा? बोल यार अन्वेषा, येलो वाला पार्ट क्या होगा? एनांशियोमर। एनांशियोमर, आर के सामने इस कॉन्फ़िगरेशन तो एनांशियोमर पक्का। एनांशियोमर तो नहीं होगा। भारती, इन लोग का नाम अपने पेरेंट्स लोग को ये लोग गाली देंगे मनी मन, इन लोग का नाम ए से और बी से क्यों लिख दिए स्क्रीन में ऊपर दिखाई दे रहा है जिन लोग का नाम अल्फाबेटिकली बाद में, उन लोग का नंबर बाद में आएगा। बताइए भारती, क्या रिलेशन होगा येलो वाले पार्ट पे? एनांशियोमर ही होना चाहिए ना। अरे नालायक, अभी बोल दिए कि एनांशियोमर नहीं है तो एनांशियोमर ही होना चाहिए ना। डेविड, बता बेटे डेविड जल्दी। एनांशियोमर लग रहा है। एनांशियोमर लग रहा है, ओके। और किशन, सर एनांशियोमर होना चाहिए। एनांशियोमर होना चाहिए। मोहन, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर क्यों? सर सिस का ट्रांस है तो इंपोज नहीं ना करेगा। नालायक लोग बाकी सब के सब अभी जस्ट मेंशन किया है कि सिस और ट्रांस है
तो सिस ट्रांस वाला पार्ट ना सुपर इम्पोज करेगा ना ही मिरर इमेज हो पाएगा। केवल कॉन्फ़िगरेशन में आरएस नहीं देखना होता है, पूरे मॉलिक्यूल को देखना होता है। पूरे मॉलिक्यूल में भले ही आर के सामने एस वाला पार्ट मिरर इमेज है, लेकिन सिस और ट्रांस मिरर इमेज नहीं होगा। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का एक पार्ट सिस ट्रांस वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं है और आरएस वाला पार्ट मिरर इमेज है। तो एक पार्ट मिरर इमेज है, एक पार्ट मिरर इमेज नहीं है, मतलब ओवरऑल मिरर इमेज नहीं है। और एक पार्ट सुपर इम्पोजिबल नहीं है, दूसरा पार्ट भी सुपर इम्पोजिबल नहीं था तो सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज आराम से डैश थ्योरम में कंसिडर कर सकते हैं। ये रिलेशंस वाले पार्ट को निकालना ढंग से सीख लेना, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए ये सब केसेस डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर जगह यूज आएगा। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म जब तक चलेगा तब तक बार बार आएगा। अगर बार बार आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज एकदम बेसिक तरीके से आना चाहिए, मतलब जनरलाइजेशन के फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको हम अभी सीखे और फिर भूल जाए। जनरलाइजेशन के फॉर्म में हर एक पार्ट आना ही चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड हो, होता है ऐसा सवाल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, ये बाय डिफॉल्ट एक सवाल होता है। तो इसीलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कभी भी कोई अलग से स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में डाल सकते हो इस चीज को। तो रिलेशंस वाले पार्ट को निकालना बहुत ही ढंग से कंसिडर करना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिख रहा होगा एलीन्स का स्ट्रक्चर है, कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड। तो अगर एलीन्स का स्ट्रक्चर है और उसमें हम लोगों के पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इवन नंबर और पाई बॉन्ड वाले पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। क्योंकि हम लोगों के राइट साइड वाले कार्बन में क्लोरीन हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड वाले कार्बन में इथाइल हाइड्रोजन है, मतलब कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्रिकल तो नहीं हो पाएगा, याद रखो इस चीज को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, और अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो n इक्वल टू 1 काउंट करके चलेंगे इस चीज को। 2 पर पावर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर 2 पर पावर m 1, इसका मतलब आराम से 2 स्टीरियो आइसोमर कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। एक पार्ट डी होगा तो दूसरा पार्ट उसका मिरर इमेज एल निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं डिफाइन कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कायरल सेंटर अगर होता तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोलते, बट कायरल सेंटर ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने की बात हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट को देखते हैं। 11 में ये जो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं हो सकता, ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं हो सकता, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी दे रखा, मतलब एलियंस का केस भी नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग का जो लेफ्ट साइड का डबल बॉन्ड वाला पार्ट हाँ भाई चलो ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, ये एलियंस का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें और राइट साइड वाले पार्ट में बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी दे रखा। एलियंस का मतलब लगातार कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होते रहने चाहिए। तो इस केस में जो बीच वाला सिंगल बॉन्ड है, इसके वजह से लेफ्ट का पार्ट एलियंस का स्ट्रक्चर नहीं है, और इसके अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो नहीं कर पाएगा,
और ऑप्टिकल भी शो नहीं कर सकता क्योंकि डबल बॉन्ड प्लानर स्ट्रक्चर होगा तो ऑप्टिकल की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बट जो राइट साइड वाला पार्ट दे रखा है जिसको रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं, इसमें एलिन्स का स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वापस से डबल बॉन्ड कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे एलिन्स का स्ट्रक्चर है और वापस से केवल 2 पाई बॉन्ड है। तो अगर इवन पाई बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो इस केस में भी हम लोग n=1 ही काउंट करते हुए चलेंगे, पूरे के पूरे डबल बॉन्ड को एक सिंगल यूनिट के जैसा ही कंसिडर करते हुए चला जाता है। इस केस में अगर n=1 काउंट करके चलेंगे तो 2 आइसोमर, एक डी पार्ट और दूसरा उसको मिरर इमेज वाला पार्ट एल पार्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में जो राइट साइड का डबल बॉन्ड है, इसके अलोंग ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा ना ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, लेकिन जो बीच वाला डबल बॉन्ड है इसके अलोंग मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लानर स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, सब खत्म हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री में। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है n=1 है, इस केस में आराम से 2 स्टीरियो आइसोमर, दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे सिस एंड ट्रांस। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। 1 से 12 तक में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ट्राई करो आगे क्वेश्चन, जिसको भी डाउट हो 12 नंबर में एक बार फिर समझा दीजिए। कौन सा 12 नंबर में 12 नंबर वाले पार्ट में, जैसे ये एक सवाल हम लोग पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो राइट साइड वाला डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तो इसको काउंट नहीं कर सकते। और डबल बॉन्ड अगर केवल है sp2 सारा हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब प्लानर स्ट्रक्चर भी होगा, ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। और ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर अगर दे रखा है इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट में जिसको काउंट, मतलब सॉरी ये ऑप्टिकल आइसोमर वाले पार्ट में जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों डबल बॉन्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो नहीं कर सकता, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में राइट वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो नहीं कर सकता। तो केवल एक ये लेफ्ट वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस केस में 2 स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्योंकि एक ही ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन ट्राई करो।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। चलो अभी ध्यान दो आगे वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में पहले तो कायरल सेंटर वाला पार्ट निकाल लेते हैं। एक तो इसमें दिख रहा टोटल 2 कायरल सेंटर्स हैं और उसके अलावा टोटल एक ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। तो टोटल n इक्वल टू 3 और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ही, मतलब 2 to the power 3। आराम से 8 स्टीरियो आइसोमर कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जो है वो 6 दिख रहा और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर वाला पार्ट 6 है, तो 2 पर पावर 6 मतलब कितना होगा भाई 64। क्वेश्चन नंबर 13-14 में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर 13 में 3 कैसे हो जाएगा? मार्क तो कर दिया और किसे बताए। सर वो जो OH से कनेक्टेड है वो वाला भी वहां पर एक ही कायरल सेंटर गिनने बोले थे, मतलब जो हाँ क्या बोला? जो OH से कनेक्टेड है, हाँ जो 2 कार्बन बीच वाला है जो जो दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं,
तो उधर n इक्वल टू 1 ही लेना है ना सर? 13 में बोला है कि 14 में बोला है? 13 में सर। 13 तो ऊपर वाला सवाल हुआ ना। हाँ इसी में बोल रहे, इसमें 2 रिंग कहाँ है? मतलब जो कनेक्ट कर रहा है सर, बीच में जो 2 कार्बन है ना सर, जो मार्क किए आप। इसमें कितने कायरल सेंटर ये बताओ? कायरल सेंटर 2 है सर। हाँ समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे क्वेश्चन नंबर 15 में काउंटिंग करना पड़ेगा। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 ज्यादा भारी हो जाएगा अभी के लिए। इसमें एक सर्कल डाल दो, बेंजीन बना दो इसको, ताकि जिंदगी थोड़ा आसान रहे। काउंटिंग वाला पार्ट इसमें है, इस तरह का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा और। अभी के लिए इसको सिंपल ही बना के रखो, बस बेंजीन रिंग है क्वेश्चन नंबर 15 में, ज्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में 2 कायरल सेंटर्स हैं, सॉरी 2 कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 2 टू द पावर 2, इसका मतलब टोटल 4 स्टीरियोआइसोमर कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर और एक स्टीरियो सेंटर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट होगा। तो इसके इसमें टोटल 2 टू द पावर 2, टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर आराम से कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15-16 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही पार्ट था, वहां पे अगर बेंजीन रिंग नहीं होगा तो थोड़ा सा कंसिडरेशन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा इसको क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक चीज देख करके मालूम पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कायरल सेंटर नहीं है, एक भी 0 कायरल सेंटर। ये चीज तो समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर 1 ट्राई करके देखो, उसमें कायरल सेंटर वाला पार्ट दे रखा है। कायरल सेंटर तो नहीं होगा, लेकिन एक रिंग में अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा। तो अगर कायरल सेंटर नहीं है लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है, मतलब मॉलिक्यूल सिस प्लस ट्रांस आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। पहला स्ट्रक्चर OH वाला पार्ट और Cl वाला पार्ट दोनों सॉलिड पे हो, दूसरा स्ट्रक्चर OH वाला पार्ट सॉलिड पे हो और Cl वाला पार्ट डैश पे, या फिर Cl वाला पार्ट सॉलिड पे, OH वाला पार्ट डैश पे, मतलब एक सिस स्ट्रक्चर और एक ट्रांस स्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हम लोग आराम से। टोटल 2 स्टीरियोआइसोमर, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिंग में हो सकता है कि कायरल सेंटर ना हो। अगर कायरल सेंटर नहीं हुआ तब भी उस केस में हम लोग आराम से एटलीस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग का स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट काउंटिंग में रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 तक में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले वाले पार्ट में जिसको अंडरलाइन किया वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, लास्ट वाले पार्ट को अंडरलाइन किया वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, और बीच में एक कायरल सेंटर भी है। तो टोटल n इक्वल टू 3 अनसिमेट्रिकल टाइप का मॉलिक्यूल है ही 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 8 स्टीरियो आइसोमर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 वाले पार्ट में 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 4 कायरल सेंटर, 5 कायरल सेंटर दिख रहा है 2 टू द पावर 5, इसका मतलब 32 आइसोमर्स निकल के आएंगे। काउंटिंग करना है तो काउंटिंग भी कर सकते हैं। आर 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 आर, फिर 1 क्वेस बनाया, फिर 2 क्वेस बनाया, फिर 3 क्वेस बनाया, फिर 4 क्वेस बनाया, फिर 5 क्वेस बनाया। तो आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता है। ट्राई करना है तो करके देख लेना, कोई 32 बार लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन बस। 19 तक में कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, क्वेश्चन नंबर 19 तक में कोई डाउट? नहीं है सर। पर दूसरे के बारे में थोड़ी ना बताना नहीं है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है,
बट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 2 ही कायरल सेंटर है। तो अगर 2 कायरल सेंटर होगा तब उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव 2 to the power n-1, इसका मतलब 2 आएगा, और मीजो कंपाउंड 2 to the power n-2/2, इसका मतलब 1 आएगा। टोटल 3 आइसोमर निकल के आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 वाले पार्ट को ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 21 वाले पार्ट में ये दोनों पार्ट कायरल सेंटर है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब जिन कार्बन से क्लोरीन है ये दोनों कायरल सेंटर है। और एक और चीज ध्यान दो, जो OH वाला कार्बन है ये भी कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये अपना सूडो कायरल सेंटर है। तो जैसे एक लीनियर चेन वाला स्ट्रक्चर बताया था वो तो याद रखना ही है, और दूसरा एक रिंग वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना। जब दो पूरे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर पाएंगे जिसमें 2 कायरल सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में जहाँ के अलोंग डिवीजन हो रहा वहाँ पे सूडो कायरल सेंटर वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो सूडो कायरल सेंटर का सवाल है, मतलब n=3 लेके चलेंगे, और अगर n=3 लेके चलेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला 2 to the power n-1 - 2 to the power n-2/2, वहां से आंसर 2 निकल गया था, अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेशन किया था। और मीजो वाला पार्ट 2 to the power n-1/2 वो भी 2 निकल के आएगा। टोटल स्टीरियोआइसोमर वाला पार्ट आराम से 4 के बराबर कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर 21 में डाउट नहीं है तो 22 तो मेरे हिसाब से अब सिंपल सवाल दिख रहा होगा, जिसमें केवल 2 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे, सिस प्लस ट्रांस। क्योंकि कोई कायरल सेंटर नहीं है बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो सिस प्लस ट्रांस 2 स्टीरियोआइसोमर आराम से कंसीडर करते हुए काम करेंगे। और 23 ट्राई करके देखो, अच्छा सवाल है। सर 21 में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सर? प्लेन ऑफ सिमेट्री है पक्का? वो OH के मतलब OH वाला मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर एक मिरर लगा सकते हैं? पक्का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये बताओ। बोल ही नहीं रहा कुछ। है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं है सर, ये समझ नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। है कि नहीं है? पहला वाला में है। पहला वाला में प्लेन ऑफ सिमेट्री है रे गधा। नहीं, पहला वाला में नहीं है सर, दूसरा पहले वाला वाले में के सब प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहला वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दूसरे वाले में है, तो इसीलिए तो यहाँ लिखा भी है ऑप्टिकली एक्टिव 2 होगा। है। अच्छा हाँ, ये तो पहला स्ट्रक्चर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक ये होगा और दूसरा इसका मिरर इमेज होगा, मतलब इनैशोमर। दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और तीसरा उसके बाद हम लोग एक ये भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। मान लो एक रिंग वाला पार्ट होगा, तो डैश्ड वाले पार्ट पे OH और सॉलिड वाले पार्ट पे Cl को छोड़ दिया। तो ये भी सेम टाइप का ही है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन पहला स्ट्रक्चर और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये अलग है, क्योंकि ऊपर में तीनों ग्रुप प्लेन में सेम साइड, नीचे में तीनों ग्रुप सेम साइड नहीं है, मतलब दोनों आपस में डायस्टीरियोमर होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो भाई, अच्छा सवाल है। कैसे मिल जाएगी सर घूमते हुए आगे आप लोग? सर 22 में वो C क्या लिखे हैं? सी कहाँ लिखे हैं? सिस लिखा और ट्रांस लिखे हैं। ओ अच्छा हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ मिला के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पंखे से और हालत खराब हो रहा है।
आम का पेड़ ढूंढिए कहीं, आम के पेड़ के नीचे बैठा जाएगा आराम से, बहुत राहत मिलेगा, आम भी खाया जाएगा वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 23 बना किसी से? अब एल का बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 कितना आंसर होगा? क्या? 2। हाँ भाई, आंसर 2 होगा 23 का। जिसको भी डाउट है पूछ सकता है। मोहन को पहले से डाउट रहता है हर चीज में। केवल मोहन को डाउट है? अच्छा, संभव को डाउट है, बाकी सबसे बन गया। वाह भाई, थोड़ा तेज लोग हैं। हाँ, आना शुरू है डाउट लोगों का, बढ़िया। चलो भाई ध्यान दो। अच्छा, इतने लोगों का डाउट है, बढ़िया है भाई। चलो ध्यान दो, पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 में कितने कायरल सेंटर है ये देखना है, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कायरल सेंटर तो एक भी नहीं है, 0 कायरल सेंटर होगा। तो अगर कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर नहीं है, तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो स्टीरियो सेंटर काउंट करते हैं उसको तो छोड़ सकते हैं। बचा क्या हम लोग के पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट। इस कंपाउंड में कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? तो 2 होगा। पहला स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड रिंग, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप सेम साइड। और क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप सेम टाइप का ही है, तो किसी एक को डैश पे लेके चले जाओ, किसी भी एक को डैश पे लेके चले जाओ। तो उसमें जैसे मान लो ऊपर वाले को डैश पे लेके गए, या फिर मान लो राइट साइड वाले पार्ट को डैश पे लेके गए, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं, या फिर लेफ्ट वाले पार्ट को डैश पे लेके गए, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं। तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर पहले वाले पार्ट को हम छोड़ के दूसरे वाले को 120 डिग्री रोटेट करें तो पहला ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। अगर तीसरे वाले पार्ट को क्लॉकवाइज में 120 डिग्री रोटेट करें तो भी हम लोग का पहला स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर नहीं है सिंपल स्ट्रक्चर्स में, तो उस केस में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट नहीं आ रहा होगा। इस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसिडर कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट केवल पहला स्ट्रक्चर और एक दूसरा स्ट्रक्चर, 2 ही पॉसिबिलिटी होगा, इसलिए आंसर अपना 2 निकल के आ जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ भाई बोलो, मैं सुमन बोलो। दो कर रहे थे। कोई डाउट है क्या सुमन? क्या बोल रहा है भाई, रोबोट के लैंग्वेज में क्या है बोल रहा है? मोर्स कोड चला रहा है क्या? क्या सर? कोई डाउट है क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था सर, बता दीजिए फिर से। अरे तब तो नहीं बता रहे, चल रिकॉर्डिंग सुन लेना। चलो चलो, एक तो जैसे ये क्वेश्चन तो था ही, एक क्वेश्चन और तुम लोग को दे रहे हैं, इसको घर से ट्राई करके आना। और उसके अलावा फिर तुम लोगों को कुछ होमवर्क मिलेगा आज, कुछ क्या बहुत सारा चीज होमवर्क मिलेगा, तो उसको भी ट्राई करते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करके आना होमवर्क में इसको। सर ये आज सारे क्या है? आज पार्ट टेस्ट है ना? तुम्हारा पार्ट थोड़े ना है, तो आर बैच तो बोला है कि एक और आर बैच है, छोटू आर बैच है, उसका पार्ट टेस्ट है। तुम लोग का थोड़ी है, तुम लोग कभी भी दे सकते हो उसको, तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से, मतलब उसके शेड्यूल के हिसाब से तुमको देने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से सहूलियत निकाल के कभी भी दे सकते हैं टेस्ट, इसलिए बहाना मत मारो पार्ट टेस्ट का। 12th क्लास में आ गया तुम लोग। इन सारे स्ट्रक्चर्स में टोटल मिला के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? मतलब स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रक्चर्स को मिला के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का काउंटिंग कितना होगा, ये कंसिडर करना है। जैसे मान लो पहले वाले में x है, दूसरे वाले पार्ट में y है,
लेटर ही खत्म हो जाएगा। पहले वाले केस में ए टी क्यू आर एस टी यू, अब उस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट कितना होगा, ये हम लोगों को कंसिडर करना है। ये नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करके आना, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एक छोटा सा काउंटिंग का पार्ट बचेगा, और उसके बाद हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डीएल नोमेनक्लेचर कैसे होता है इस चीज का डिस्कशन आराम से शुरू कर लेंगे। और इसके अलावा अपने बुकलेट में भी होमवर्क तुमको सॉल्व करना है। 1 मिनट बुकलेट निकाल दो। हाँ, बुकलेट में तुम लोगों को कुछ कुछ सवाल दे रखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने वाला। एग्जैक्टली वो सवाल तो ध्यान नहीं है कौन कौन सा सवाल दे रखा था, बट क्वेश्चन सेक्शन एल तक सारा बनाना है। आई जे के एल नहीं, सेक्शन जे तक सारा क्वेश्चन बना लेना है। तो सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन जे तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं। उसमें कुछ कुछ सेक्शन तो शायद पहले भी होमवर्क दे रखा था, बाकी जो भी बचे हुए सेक्शन उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें अगर कहीं वर्ड देगा बाई चांस, अगर कहीं दे रखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या डीएल नोमेनक्लेचर, तो उस केवल क्वेश्चन को छोड़ देना नेक्स्ट क्लास के लिए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करते जाओ। और जो डाउट का डिस्कशन है वो ग्रुप में डाल देना। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में डाउट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डालते चले जाना, ताकि वहीं पे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन कर लें। क्लास से पहले डिस्कशन नहीं होगा, बट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना नेक्स्ट सिलेबस में, टेस्ट के सिलेबस में, जो अगले वीक होने वाला है। मतलब संडे को तो नहीं होगा, लेकिन मंडे को होगा। तो मंडे को ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगा। और उसके बाद हम लोग कंफर्मेशन आइसोमरिज्म वाला टॉपिक शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से 1 दिन का टॉपिक है या 2 दिन का टॉपिक है, अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए पहले एक ये तो क्वेश्चन ट्राई करके आना ही आना है जो स्क्रीन पे दे रखा। उसके अलावा फिर जो बुकलेट दे रखा है उससे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। चलो भाई, कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।